Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So we were on the chapter called Biochemical Aspects of Copper Metabolism and we are on the topic called treatment. तो इसमें कौन सा ट्रीटमेंट इंक्लूडेड है? बेसिकली जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट उस वक्त डिस्कवर किया था ऑथर ने, उनके कलीग्स ने और उस वक्त के रिसर्च वर्कर्स ने. एंड अभी अभी if somebody is wondering, me being a homeopathic doctor, why am I reading this book or discussing the conventional treatment that has been included in this? It is because I am liking it. It is an interesting book. टॉपिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं. और जहाँ तक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की बात है तो हर डिजीज़ का जिसमें होम्योपैथी एक रोल प्ले कर सकती है, उसमें कन्वेंशनली ऑलरेडी क्या क्या दिया जा रहा है या एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या हो रहा है वो जानना भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब आपके पास पेशेंट आता है किसी भी डिजीज़ को लेकर, वो मोस्टली जो है ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेके आया हुआ होता है जिसमें कन्वेंशनल ट्रीटमेंट डेफिनेटली इंक्लूडेड होता है. तो क्या क्या दवाइयाँ वो ले चुका है या ले रहा है, आपको एक केस हिस्ट्री अच्छे से लेने में और अच्छा सा प्रिस्क्रिप्शन देने में होम्योपैथी के पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्प करता है. सो दिस बुक इज़ हेल्पिंग मी to treat my patients in a better way, and I am finding the contents interesting. That is why I'm reading it. So let's continue. तो ये जब लेक्चर्स दिए गए 1957-58 में, तो उस वक्त जो है 40s-50s में बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे सजेस्ट किए जिनका थेरेप्यूटिक यूज़ किया जा सकता था, और उनमें से एक था BAL और डाइमर कैप्टोप्रोपेनॉल, और बहुत ज़्यादा वाइडली एडवोकेटेड था उस वक्त. BAL की फुल फॉर्म हमने पिछली बार भी डिस्कस की थी. इट इज़ ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड. तो जब हमने ये देखा ऑथर ने उस वक्त कि BAL बहुत अच्छे से यूज़ हो रहा है, और ये सजेशन 1948 में भी दिया गया, और उसके बाद दो ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स ने इसी थेरेप्यूटिक सब्सटेंस को यूज़ करते हुए 1951 में भी सक्सेस थोड़ी हासिल की. और मोड ऑफ ट्रीटमेंट यूटिलाइज हो रहा था, मतलब जो ऑथर द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था अपने पेशेंट्स को, उसमें वो क्या दे रहे थे हेपाटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन के पेशेंट को कि 2.5 मिलीग्राम ऑफ BAL पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट ट्वाइस अ डे दे रहे थे बिटवीन 5 and 7 days. उसके बाद रेस्ट दे रहे थे, कोट रेस्ट फ्रॉम फॉर 1 week फ्रॉम BAL, मतलब 1 week कोई BAL नहीं दे रहे थे. उसके बाद सेकेंड कोर्स दिया सेम मैनर में, सेम अमाउंट में ऑफ BAL फॉर अनदर 5 to 7 days साथ साथ. और उसके बाद भी कॉन्टीन्यूसली उन्होंने 20 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फाइड ओरली देनी शुरू कर दी 3 times a day. और पोटेशियम सल्फाइड इसलिए दी थी क्योंकि अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि विंट्रोप का वर्क था जिन्होंने बताया था कि पोटेशियम सल्फाइड देने से गट में जो या इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो कॉपर का अब्जॉर्प्शन होता है, जो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है, वो कम होता है, प्रिवेंट हो जाता है बहुत हद तक. उसके बाद टेबल 5 इन्होंने यहाँ पे कुछ केसेस की दी है कि किस किस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया उस वक्त. तो एक पेशेंट जो है 7.5 साल तक फॉलोअप उनका हुआ, और दूसरे का 5 साल तक, और एक का 3.5 साल तक, और बाकी पेशेंट्स का फॉलोअप कर पाए 1 and 2.5 years तक. 2 पेशेंट्स जो है ट्रीटमेंट लेते लेते उनकी शादी हो गई, और बाकी पेशेंट्स में से 2 और जो है अपने काम पर वापस जा पाए थे. बहुत उनमें से ज़्यादातर पेशेंट, ऑथर का ऐसा मानना था कि क्वाइट डेफिनेट इम्प्रूवमेंट उन्होंने क्लिनिकल स्टेट में अपना दिखाया. एंड काफ़ी पेशेंट्स से डॉक्टर जो है काफ़ी टाइम तक, या जो ऑथर हैं वो काफ़ी टाइम तक कांटेक्ट में रहे और इम्प्रूवमेंट देखा. और 8 पेशेंट्स उन्होंने ऑथर ने रिकॉर्ड किए जो उन्होंने पर्सनली नहीं देखे, लेकिन ब्लड जो है उन पेशेंट्स का भेजा गया बहुत अलग अलग जगह फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस. एंड बाकी पेशेंट्स में से 2 की डेथ हो गई और 1 की डेथ हो गई बिना किसी ट्रीटमेंट के. ब्लड लेवल्स जो है कॉपर की ऑल्टर नहीं हुई appreciably in any of the treated patients, nor have the levels of oxidase activity increased.
लेकिन मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स स्टिल एक्सक्रीट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कॉपर इन यूरिन डिस्पाइट ट्रीटमेंट बाय बोथ BAL एंड पोटेशियम सल्फाइड। तो सिम्टोमेटिकली इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, लेकिन ऑथर का कहना है कि जो उनके टेस्ट थे कॉपर, जो ब्लड में था, यूरिन में कॉपर था, या भी बेसिक टेस्ट किए जाते थे उस वक्त, तो BAL और पोटेशियम सल्फाइड एडमिनिस्टर करने के बाद भी उन टेस्ट में कोई खास इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया था उस वक्त। अभी क्या दिया जाता है, दी यू नो conventional doctors या allopathic doctors of this time would be able to tell better about it, but ये उस वक्त की बात है। और भी बहुत सारे मेथड्स जो है ट्रीटमेंट के यूज़ किए जाने लगे, जैसे कि वर्सेन से ये देखा गया कि देयर इज़ इंक्रीज इन द कॉपर एक्सक्रीशन, लेकिन वो वाइडली यूज़ नहीं किया जा रहा था। कॉर्टिसोन भी सजेस्ट किया गया था एज अ थेरेप्यूटिक एजेंट, लेकिन कोई बेनिफिट ऑथर ने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया था अपने पेशेंट्स में, एंड देयर वॉज नो एक्सक्रीशन एंड नो इंक्रीज इन कॉपर एक्सक्रीशन एज कम्पेयर विद BAL। ऑथर ने ऑब्जर्व किया था अपने पेशेंट्स में कि ऑलमोस्ट 3-fold इंक्रीज हो जाता है यूरिनरी कॉपर एक्सक्रीशन का ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ BAL थेरेपी। वॉल्श ने सजेस्ट किया कि यूज़ ऑफ बीटा डाइमीथाइल सिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड भी हो सकता है, लेकिन ये जो है कॉपर एक्सक्रीशन को वेरी कंसिडरेबली इंक्रीज नहीं करती है। एंड ऑथर के ओपिनियन में क्लिनिकल रिजल्ट्स जो है ये मैच नहीं कर रहे थे उससे जो BAL थेरेपी ऑलरेडी दे रही थी। तो कंक्लूजन में ऑथर ने यही कहा कि बहुत सारे फीचर्स उस वक्त इस डिज़ीज़ के नहीं पता थे और जानकारी की ज़रूरत थी, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में ये पॉसिबल था कि सर्टन क्लिनिकल फीचर्स पे काबू पाया जा सके, सच एज ट्रैमर, एंड पेशेंट जो है एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ लीड कर सकता है थेरेपी के साथ, और उतनी अच्छी नहीं होगी जैसे नॉर्मल लोग की होती है, लेकिन फिर भी जो कम्प्लीटली डिजीज स्टेट है उसके बेटर होगी BAL थेरेपी से, ऐसा ऑथर का उस वक्त कहना था। नाउ व्हाट हैज़ द कन्वेंशनल मेडिसिन in store for hepatolenticular degeneration that would be better judged by them only. So होम्योपैथी में इसका एक सर्टन रोल हो सकता है, जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियो कभी बनाएंगे। So thank you so much for watching this video. Thank you so much for staying on this channel, and please like the video, share the video, and please subscribe to the channel and leave your opinions in the comment section. Thank you so much. Bye bye. Take care.